असम को लेकर अफ्स्पा कानून एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। तो ये टॉपिक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आपके न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो चलिए जल्दी से लेकिन ध्यान के साथ हम आज की खबर को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि किन मुद्दों पर बात की जा सकती है। तो एक फ्रेश ऑर्डर के तहत असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने असम को फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है अगले 6 महीनों के लिए। इससे पहले असम को 28 अगस्त को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था और ये मुद्दत अब ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए अब 27 फरवरी से लेकर अगले 6 महीनों तक के लिए असम को फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस एक्सटेंशन के पीछे, जो ये असम को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है, इस एक्सटेंशन के पीछे निश्चित रूप से आधिकारिक तौर पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया है। तो ये कुल मिलाकर खबर ये है कि अब 27 फरवरी से अगले 6 महीनों के लिए असम डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया है। हालांकि गवर्नर चाहे तो इसको पहले भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारी खबर थी, समझ आ गई होगी। खबर छोटी सी है लेकिन इसमें समझने वाले मुद्दे बहुत सारे हैं। अब वो समझने वाले मुद्दे क्या है? असम की बात हो रही है यहाँ, तो सबसे पहले असम को जानना ज़रूरी है और फिर उसके बाद ये डिस्टर्ब्ड एरिया जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये डिस्टर्ब्ड एरिया आखिर है क्या और इसे किस कानून के तहत किसी भी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। वो कानून कौन सा है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 यानी अफ्स्पा। तो इस अफ्स्पा के बारे में हम जानेंगे। अब क्योंकि असम एक पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर में जो विद्रोह हो रहे हैं, जो भी विद्रोह के कारण है, उन सबको हम समझेंगे और उसके मामले में इस कानून के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित पक्ष और विपक्ष को रखेंगे कि क्या पक्ष के तर्क है और क्या विपक्ष के तर्क हैं, और फिर उन सब के बीच में क्या उपाय किए जा सकते, क्या आगे की राह हो सकते, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसको हम समझेंगे और लास्ट में हमारा रहेगा प्रश्न। तो चलिए अब हम अपनी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं कि तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले अशांत क्षेत्र को समझ लेते हैं। अशांत क्षेत्र होता क्या है? तो अफ्स्पा कानून जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अफ्स्पा कानून की धारा 3 है, उसके तहत क्या है कि अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसमें कोई भी राज्य, जैसे असम को, पूरे असम राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है इस ऑर्डर के तहत, जो अभी हम देख रहे थे खबर में, तो पूरे राज्य के लिए है। तो लेकिन अधिसूचना इसकी धारा 3 है, ये क्या कहती है कि अधिसूचना जारी करके किसी भी एरिया को, या तो पूरे राज्य को किया जा सकता है, पूरा राज्य ज़रूरी नहीं है, कोई एक क्षेत्र विशेष को, पर्टिकुलर एक किसी एरिया को भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है। और वो कौन कर सकता है? राज्य या केंद्र सरकार। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का गवर्नर करेगा। अभी हमने न्यूज़ में देखा कि गवर्नर जगदीश मुखी ने ये डिक्लेयर किया है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया असम को, तो राज्य के मामले में गवर्नर करेगा, यूटी के मामले में यानी यूनियन टेरिटरी के मामले में एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, या केंद्र सरकार कर सकती है, एक अधिसूचना जारी करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि इस क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा रहा है। लेकिन अब ये किसी भी क्षेत्र को ये अशांत क्षेत्र घोषित कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो इसके लिए इसमें बताया गया है, इस कानून में, इसी धारा में कहा गया है कि अगर राज्य या केंद्र सरकार को ये लगता है कि राज्य में जो प्रशासन व्यवस्था है उसको संभालने में, जो सामान्य प्रशासन है राज्य का या यूनियन टेरिटरी का या किसी भी क्षेत्र का, तो उसको सशस्त्र बलों की अनिवार्य आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है उसकी, वो बहुत ज़्यादा, तो तब उस राज्य को या किसी पर्टिकुलर एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये इसकी धारा में कहा गया है। तो मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा राज्य, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को घोषित किया जा सकता है। तो ये अशांत क्षेत्र हो गया। अब हम असम के बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर हम ये असम के बारे में नहीं समझेंगे और या फिर अशांत क्षेत्र को नहीं समझते तो आगे के जो मुद्दे हैं वो समझने में हमें दिक्कत आएगी। तो अब हम चलते हैं असम की तरफ। तो अगर असम की बात करें तो असम भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसका एक एंट्री गेट कहा जा सकता है, क्योंकि असम से ही जो और पूर्वोत्तर राज्य हैं वो
होकर जाता है, असम से होकर ही उन पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा जा सकता है। अब ये तो पूरा असम हो गया, ये भारत के मैप में हमने देखा, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक एंट्री गेट का काम करता है, प्रवेश द्वार कहा जा सकता है इसे पूर्वोत्तर राज्यों का। अब ये पूरा असम है, ये अगर इसकी बात करें असम की, तो उत्तर में ये भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये मणिपुर और नागालैंड से लगता है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन राज्यों से लगता है। जो असम की हम सीमाओं की बात कर रहे थे, तो ये बांग्लादेश से और भूटान से सीमा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इन दो देशों से ये राज्य की लगती है। तो ये असम के बारे में हमने देखा कि जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका एक उनसे जुड़ाव का काम करता है, तो असम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ हम असम की बात कर रहे थे अभी, तो अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि मैम जो प्रयागराज है वहाँ पर ऑफलाइन बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आपको बता देती हूँ कि तो दृष्टि आईएएस की प्रयागराज शाखा में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 5 अप्रैल से, हिंदी के 5 अप्रैल से सुबह 8 बजे से। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपके लिए पढ़ देती हूँ, 87501 इसके अलावा दूसरा नंबर है 8929439705, एक और नंबर है 8929439709। तो इस नंबर पर कॉल करके आप इससे रिलेटेड पूरी जानकारी ले लीजिए। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि को, जो हम यहाँ पर असम की बात कर रहे थे और अफ्स्पा कानून की बात कर रहे थे और अशांत क्षेत्र को समझ रहे थे। अभी हम कानून पर आगे बात करेंगे। अशांत क्षेत्र को हम समझ रहे थे और असम के बारे में देखा, तो वहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें बढ़ रहे अलगाववाद और हिंसा की जो घटनाएं हैं, और इसके अलावा जो विदेशी आक्रमण है, जैसे म्यांमार से भी अभी हाल ही में इस तरह की पूर्वोत्तर के मामले में एक विप्लव की घटना देखी गई थी, तो उस पर हमारा एक प्रोग्राम, न्यूज़ प्रोग्राम भी था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, दिसंबर की ये घटना है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए, तो इन सब से रक्षा के लिए, इस प्रकार की किसी भी घटना से रक्षा के लिए अफ्स्पा कानून लाया गया। और ये कानून क्या था, सबसे पहले इसकी बात करें, आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। तो शुरुआत में ये किसके लिए था? शुरुआत में असम और मणिपुर के लिए एक्ट लाया गया था 1958 में, लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में इसको और विस्तार कर दिया गया इसका, यानी कि और राज्यों तक भी इसका विस्तार करके, और जो समस्त पूर्वोत्तर राज्य हैं उन तक इसका विस्तार कर दिया गया, और इसका फिर नाम कर दिया गया अफ्स्पा, जो हम अभी पढ़ रहे थे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और इसमें सिक्किम को छोड़कर, यानी सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, तो बाकी के जो 7 राज्य हैं वो इसमें शामिल हैं। अब आगे इसमें जो बात करें, इस जो हम यहाँ बात कर रहे थे पूर्वोत्तर राज्यों की, तो इसके अलावा भी इस तरह के कुछ कानून और राज्यों के लिए भी लाए गए थे। कौन कौन से राज्यों के? जैसे पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए लाया गया था। कौन सा लाया गया था? द आर्म्ड फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर्स एक्ट 1983। ये कानून इस क्षेत्र में इसी तरह की कुछ पावर्स देता है। इसके अलावा दूसरा जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, द आर्म्ड फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। हालांकि अब अगर अफ्स्पा की बात करें, इस कानून की बात करें, तो वो कई राज्यों में अब बहुत कम जगहों पर रह गया है, कई क्षेत्रों में कम हो गया है। जो इसका विस्तार किया गया था तो बहुत कम क्षेत्रों तक ये रह गया है। तो चलिए, अब ये हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझा। अब हम समझते हैं अफ्स्पा को, यानी जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जिस कानून की जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें जो ये लागू है। तो वो क्या है? पूर्वोत्तर के जो विवादित इलाके हैं उनमें सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देती है। ये कानून जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें सुरक्षा बलों को, सशस्त्र बलों को कुछ विशेषाधिकार देती है, बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार देती है, और यही इसके विरोध का मुद्दा भी है। किस तरीके के अधिकार देती है? किसी भी स्तर तक शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार देती है। इसकी धारा 4 क्या कहती है? धारा 3 के बारे में हम पढ़ चुके थे। धारा 4 क्या कहती है कि अगर जो ये सुरक्षा बल हैं इनको किसी जगह पर संदेह है कि वहाँ पर हथियार रखे गए हैं या कोई गोला बारूद है या किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री या किसी भी तरह के हथियार रखे गए हैं
या ऐसी कोई वस्तु है जो हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, तो उस स्थान की तलाशी ली जा सकती है बिना वारंट के। और अगर वहां पर इस तरह का संदेह है तो उस स्थान को डिस्ट्रॉय तक किया जा सकता है। और किसी अगर व्यक्ति पर शक होता है इस तरीके का, तो उस पर कोई संदेह होता है, तो संदेह के आधार पर बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा जो इस धारा के तहत ये भी है कि अगर किसी जगह पर 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाती है, और अगर कहीं पर कोई भी व्यक्ति या लोग विस्फोटक सामग्री या कोई भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जो हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सके, किसी आक्रमण के रूप में इस्तेमाल की जा सके, किसी भी तरह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सके, या हथियारों को अगर कोई ले जा रहा है तो उस तरह उन सबको गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये धारा इस तरह के अधिकार देती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर कानूनों को तोड़ता है, जो भी इसके तहत कानून बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कानून को तोड़ता है तो जो सुरक्षा बल हैं उनको इजाज़त है कि वो उन पर कड़ी सशस्त्र कार्रवाई करें, यानी कि उनको पहले वार्न करें कि वो इस तरीके के कानूनों को ना तोड़े। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उन पर हथियार इस्तेमाल, यानी कि उन पर सशस्त्र कार्रवाई की जा सकती है। और अगर इस तरह की सशस्त्र कार्रवाई में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी उसमें उस अधिकारी के खिलाफ जो उसने कार्रवाई की कानून के तहत रह के, तो उस कार्रवाई को लेकर उस अधिकारी पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किसी भी तरह का उस पर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उसने जो ये कार्रवाई की है। तो ये जो कानून है ये इस तरीके के अधिकार देता है सुरक्षा बलों को इसके मामले में। अब इस जो ये पूरा कानून है तो इसको लेकर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा इसको लेकर विरोध है, और क्योंकि ये उनका मानना है कि ये जो अधिकार है ये ज़रूरत से ज़्यादा है। तो उसको हम अभी आगे समझेंगे जब हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे। उससे पहले जो पूर्वोत्तर का विद्रोह है और उसके कारणों को समझते हैं, क्योंकि उन्हीं विद्रोह के कारण तो ये अफ्स्पा कानून लाया गया था, तो उसके विद्रोह को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम जड़ों की बात करें तो हम इसको जोड़ सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत की आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, इस अधिनियम के तहत जो पूर्वोत्तर के राज्य थे उनको मुख्य प्रशासन से अलग थलग रखा, बिल्कुल अलग थलग बना दिया। तो कहीं ना कहीं वो राज्य जो थे वो पिछड़ कर रह गए, जो वहाँ के जनजातीय समूह थे वो पिछड़ गए बहुत ज़्यादा। तो उसकी जड़ें वहीं से, इस विद्रोह की, इस विप्लव की जड़ें वहीं से शुरू होती हैं। इसके बाद वहाँ पर मैंने जैसे अभी बात की कि वहाँ पे बहुत तरह के जनजातीय समूह हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद भी हैं इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग जनजातीय समूह के हैं, अलग अलग बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जैसे बोडो है, नागा है, गारो वगैरह बहुत सारी वहाँ पर जनजातियाँ हैं। तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, और इन पिछले बहुत सालों में उनमें जो ये मतभेद हैं वो इस तरीके से उभर कर सामने है कि एक विप्लव की समस्या वहाँ पर एक गंभीर समस्या बन गई है। और उसी के चलते जो बहुत सारे ये इतने सारे समूह बन गए हैं वहाँ पर, विद्रोही समूह बन गए हैं वहाँ पर। अभी जैसे वहाँ पर गारो वगैरह है और बहुत सारे विद्रोही समूह है वहाँ पर। तो उनकी वजह से वो सारे कई बार क्या है, वृहत्तर राज्यों की मांग करते हैं, यानी कि जो कुछ समूह है वो मांग करते हैं कि अलग अलग राज्यों में ना बांट के उनका जो पूरा क्षेत्र है उसको मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। और कई बार तो अब जो और विद्रोही समूह है उनके बीच कई बार एक अलग थलग राष्ट्र की मांग भी उभर कर सामने आती है, क्योंकि जब उनके बीच इतने ज़्यादा मतभेद हैं तो इस तरह की मांगें जो हैं वो एक चिंता का विषय है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि वहाँ पर विद्रोह के कारण क्या है, लेकिन अब जो विद्रोह में शामिल लोग हैं तो उसके लिए भी तो कुछ परिस्थितियाँ जिम्मेदार होंगी कि क्यों वहाँ पर लोग इस तरह के विद्रोहों में शामिल होते हैं। तो सबसे पहला है कि जो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर विकास कम है जिस तरीके, क्योंकि वहाँ पर युवाओं में रोज़गार नहीं है और जागरूकता कम है और साक्षरता कम है। तो इस वजह से जब आर्थिक स्थिति कम, जब रोज़गार कम होगा तो आर्थिक स्थिति ख़राब होगी। जब आर्थिक स्थिति ख़राब होगी तो जाहिर बात है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े रूप में उजागर होंगे, और जब एंटी सोशल एलिमेंट्स उजागर होंगे तो जाहिर बात है समाज की स्थिति ख़राब होगी। तो
ये एक समस्या है वहाँ पर। और इसके अलावा जब आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से एक और बात है कि जो इस तरह के विद्रोही समूह हैं वो युवाओं को लालच देकर अपने समूह में इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनको पैसे का लालच देकर। तो इससे इस तरह के समूह को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा मिलता है इस तरह की परिस्थितियों की वजह से। और इनका तर्क है, इन समूहों का ये तर्क है कि जो हम वहाँ प्रतिनिधित्व है वो प्रभावशाली नहीं है, एक प्रभावशाली प्रतिनिधित्व की कमी है। ये जो समूह है वहाँ पर विद्रोही समूह, ये अच्छे खासे पावरफुल हैं। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर ये सरकार के पैरेलल सिस्टम की तरह काम करते हैं, यानी कि सरकार तो है ही लेकिन ये अपना एक अलग पैरेलल सिस्टम चलाते हैं सरकार के, इनका अपना पूरा एक अलग सिस्टम है। तो इसलिए इनका मानना है कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो उनके हिसाब से नहीं, उनकी समस्याओं को समझने में, उनकी मांगों को समझ के हिसाब से वो नहीं है। तो इसलिए वो उस प्रतिनिधित्व को प्रभावशाली नहीं मानते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो सीमावर्ती देश हैं उनसे सांस्कृतिक समानता, जैसे हम देख रहे थे कि म्यांमार है, तो इस तरह के जो और भी सीमावर्ती देश हैं उन सब से इनकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनकी जो सांस्कृतिक समानता है वो काफ़ी ज़्यादा है इनमें, यानी कि जो भारत के और राज्य हैं उनके मुकाबले जो इनके सीमावर्ती देश हैं उनसे इनकी सांस्कृतिक समानताएं ज़्यादा मिलती जुलती हैं। इसकी वजह से इनको उन देशों से कई बार मदद भी मिलती है इस तरह के विप्लव में, जैसे चीन वगैरह से। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में वहाँ से धन की सहायता, आर्म्स की सहायता, यानी कि हथियारों वगैरह की सहायता इस तरह के विद्रोही समूहों को वहाँ से मिलती रहती है। अब जैसे हम विद्रोही समूहों की बात कर रहे थे, तो कुछ, वैसे तो बहुत सारे विद्रोही समूह हैं वहाँ पर, लेकिन अगर कुछ खास समूहों की बात करें तो सबसे पहला है उल्फा, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो उल्फा ये असम में है, पीएलए यानी पब्लिक लिबरेशन आर्मी ये मणिपुर में है, और इसके बाद है द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये खापलांग और इसाक मुइवा वगैरह में भी विभाजित है। इसके अलावा और भी है, तो ये नागालैंड में है। इसके अलावा गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी ये मेघालय में है। तो इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ खास विद्रोही समूह हैं जो एक्टिव हैं इन एरियाज़ में। तो ये बात हुई विद्रोहों की, कि पूर्वोत्तर में जो विद्रोह है, विप्लव की समस्या है वो, और उसके कारणों की। अब हम देखते हैं कि इस कानून की बात कर रहे हैं जो अफ्स्पा कानून वहाँ पर लगाया गया और जिसके तहत वहाँ असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो सरकार का क्या कहना है और सेना का कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा में सहायक है। तो सरकार का भी ये तर्क है कि इस कानून के ज़रिए देश की अखंडता को बनाए रखा जा सकता है, और इसके अलावा जो देश की रक्षा है उसमें ये सहायक है। किस तरीके से, कि जैसे हमने देखा कि ये जो सुरक्षा बल हैं ये उनको किस तरीके की शक्तियां प्रदान करती है, कि अगर किसी पर शक है, कहीं पर इस तरीके की समस्या पैदा हो रही है कि कहीं पर शक है कि इस क्षेत्र में हथियार जमा है, यहाँ पर हथियारों को रखा गया है, या किसी जगह पर इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप चल रहा है जहाँ पर युवाओं को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, विद्रोही समूह के ट्रेनिंग कैंप्स लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी का अगर अंदेशा होता है तो इसके लिए ये हमारे सुरक्षा बलों को ये इजाज़त देती है, ये उनको अधिकार देती है, शक्ति देती है कि उसको ये डिस्ट्रॉय कर सके और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सके। तो इसके लिए सरकार का ये तर्क है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और शांति को, क्योंकि जाहिर बात है जब इस तरीके के सुरक्षा बलों को ये अधिकार प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी कि अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नज़र में आती है, कोई संदेह होता है, तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जा सके, यानी कि कोई भी काम अंजाम हो उसके बाद एक्शन लिया जाए। इससे पहले अगर इस तरह का कोई भी अंदेशा होता है तो फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाए। तो इससे कानून व्यवस्था बनी रहेगी और शांति बहाली में भी ये कारगर साबित होगा और प्रभावपूर्ण कार्य में मददगार, यानी कि सरकार का ये कहना है और सेना का भी कि जब हमारे सुरक्षा बल किसी भी इस तरह के विद्रोही समूह या किसी आतंकी समूह जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे या जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे, तो इस तरह के समूहों से जब मुठभेड़ होती है तो उनके पास भी लेटेस्ट हथियार होते हैं। तो उनसे बचाव के लिए हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको भी ये शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि उनका सही तरीके से दमन कर सकें।
तो इसलिए और उसी से इनको प्रभावपूर्ण कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, इस कानून के जरिए उनको ऐसी मदद मिलेगी। और इसका सरकार का ये भी कहना है कि अगर ये कानून नहीं होता है तो उससे क्या होगा कि जो कानूनी संरक्षण है उसके अभाव में जो विद्रोह प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें इस तरह के विद्रोह और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, यानी जो भी इस तरीके के ग्रुप्स हैं या इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा प्रभावी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे अगर ये कानून नहीं रहता है। क्योंकि अगर ये कानून होगा तो जैसे हमने देखा कि सरकार का भी ये मानना है, सरकार का ये तर्क है कि ये एक प्रभावपूर्ण कार्य में मददगार साबित होगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, शांति स्थापना में मददगार होगा। तो अगर ये कानून हट जाएगा तो इस तरह के विद्रोही जो समूह है और इस जो युवा है इस तरफ और ज़्यादा शामिल हो जाएंगे, चाहे वो लालच देकर हो चाहे जबरन हो, तो इसमें रोक मिलेगी। लेकिन अगर ये कानून नहीं रहता है तो ये समस्या और ज़्यादा उभर कर सामने आ जाएगी। तो ये पक्ष की बात हुई इसके। अब इसके विपक्ष में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा इसका जब से ये कानून आया है तभी से इसका विरोध किया जा रहा है लगातार, तो इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए हैं, यानी कि इस कानून को हटाने के मामले में, हटाने के बारे में लोगों की क्या राय है कि किन तथ्यों के आधार पर इस कानून को हटाने की मांग की जाती है। तो सबसे पहला, सुरक्षा बलों को प्राप्त जो असीमित अधिकार है, तो इसको लेकर जो विरोध सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा विरोध इसी बात को लेकर है कि सुरक्षा बलों को जो असीमित अधिकार दिए गए हैं, किस तरीके से, जैसे हमने अभी देखा कि किसी भी शक के आधार पर वो ना सिर्फ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी स्थान पर रेड कर सकते हैं, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं, तो सिर्फ शक के आधार पर। तो उससे, और इसके अलावा अगर सशस्त्र कार्रवाई में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है उस पर, उसने जो कार्रवाई की है, जो सशस्त्र कार्रवाई की, उसके खिलाफ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये इस तरीके के जो भी इस कानून के तहत जो भी सुरक्षा बलों को अधिकार दिए गए हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा कड़ा विरोध है अफ्स्पा कानून को लेकर। मानवाधिकारों का उल्लंघन, जो भी इसके पक्षकार है, जो इस कानून को हटाने के पक्षकार हैं, वो उनका यही कहना है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि ये जैसे हमने देखा कि 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर ये पाबंदी कर लगाता है, नियंत्रित करता है उसको, तो लोगों के अधिकार जो है उनका यहाँ पर हनन होता है, उल्लंघन होता है। और जब लोगों के अधिकारों का हनन होगा तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो भी मजबूत नहीं रहेगा। किस तरीके से? क्योंकि जो लोकतंत्र की नींव है वो संविधान के तहत दिए गए लोगों के अधिकारों पर है, और लोकतंत्र का निर्माण लोगों के द्वारा ही होता है, नागरिकों के द्वारा ही होता है। तो अगर जो नागरिक हैं उनके ही अधिकारों का उल्लंघन होगा, हनन होगा, तो लोकतंत्र कहाँ मजबूत रह जाएगा, लोकतंत्र भी तो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है। और इसके अलावा ये भी एक तर्क है कि इतने सालों से ये कानून है लेकिन इसके बाद भी पूरी तरीके से शांति बहाली नहीं हो पाई है इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये कानून लागू है। तो अगर ये इतने सालों के बाद भी, ये कानून लागू होने के इतने सालों बाद तक भी पूरी तरीके से शांति बहाली में सहायक नहीं है, मददगार नहीं है, तो फिर इस कानून की ज़रूरत क्या है, ऐसा इस कानून को हटाने वाले या इस कानून को हटाने की मांग करने वाले लोगों का कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना की, तो संयुक्त राष्ट्र और ह्यूमन राइट्स वॉच भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। क्योंकि जैसे लोकतंत्र की बात की हमने, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात की, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ये मानवाधिकारों के लिए काम करता है। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर, लोकतंत्र की कमज़ोरी को लेकर, इन सभी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसकी आलोचना की है, इस कानून की। इसके अलावा जब इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हुई तो फिर सरकार ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया गया। 2005 में बीपी जीवन रेड्डी समिति ने अपनी सिफारिशें की। ये बीपी जीवन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इसने क्या सिफारिशें पेश की, इसने कहा कि कारण जो भी रहे हो, लेकिन ये कानून कहीं ना कहीं दमन का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो सुरक्षा बल हैं उनको दिए गए असीमित अधिकार कहीं ना कहीं इस कानून को दमन का प्रतीक साबित करते हैं। और इसलिए उन्होंने सिफारिश की
कि इस कानून को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इन सिफारिश को खारिज कर दिया। सिफारिशें आई, खारिज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा कुछ जो नागरिक थे उनकी हत्या की घटना हुई, यानी इसी तरीके से कोई एक्टिविटी हुई और उसमें जो वहाँ के आम नागरिक थे उनकी हत्या की घटना सामने आई। फिर उसके बाद इरोम शर्मिला आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं, इरोम शर्मिला का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ। 16 साल उन्होंने ये अनशन किया, 16 साल के करीब अनशन रहा उनका, और 2016 में ये अनशन समाप्त हुआ। तो ये हमने पक्ष और विपक्ष की बात की कि जो इस कानून के पक्षकार हैं उनके क्या तर्क हैं और जो इस कानून के विपक्ष में हैं उनके क्या तर्क हैं। वैश्विक स्तर पर भी हमने जाना कि क्या उनके तर्क हैं। अब देखते हैं कि इस सब में आगे की राह क्या हो सकती है, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन सभी पक्ष और विपक्ष को देखते हुए। तो सबसे पहला, व्यापक भौगोलिक कनेक्टिविटी बनाकर, यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं भारत और भारतीय राज्यों से, उनमें व्यापक अगर कनेक्टिविटी बनाई जाए, भौगोलिक कनेक्टिविटी, तो जैसे बांग्लादेश और भारत, म्यांमार, थाईलैंड, जो ट्राइलेटरल हाईवे का प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके साथ और भौगोलिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं ताकि वहाँ के जो युवा हैं वो धन के लालच में या आर्थिक स्थिति, सामाजिक और खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते इस तरह के विद्रोही जो ग्रुप्स हैं उन सब के चंगुल में ना फंसे या उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, जबरन हो या लालच देकर हो, तो उन सब से उनको दूर करने के लिए इस तरीके के वहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जा सकते हैं जिससे कि जो वहाँ के युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनको बाकी जो भारत के जो और राज्य हैं उनके साथ उनको जोड़ा जा सके। और इसके अलावा निरंतर सतर्कता बरती जा सकती है सरकार द्वारा कि हालांकि बहुत जैसे अगर किसी क्षेत्र में कोई भी जो विद्रोही समूह है वो ख़त्म भले ही हो जाए, लेकिन सरकार को जो अपने सुरक्षा के उपाय हैं उनको लेकर सतर्कता बरतनी होगी कि भले ही वहाँ पर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी सरकार को सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको ध्यान में रखना होगा, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कि जो वहाँ के लोग हैं उनके हित प्रभावित ना हो और सुरक्षा के उपाय भी वहाँ पर कायम रहें। इस तरह के जो इस मामले में सरकार को निरंतर सतर्कता बरतनी होगी। इसके अलावा जो वहाँ पर जो लोग हैं उनसे निरंतर संवाद के ज़रिए भी इस तरीके के चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। जो इस तरह के विरोध है जो सरकार को लेकर या इस कानून को लेकर लोगों में, तो उनको दूर किया जा सकता है। तो ये हमने वे फॉरवर्ड देखा। अब आप आज का प्रश्न देखिए, फिर हम आगे उस पर और डिस्कस करेंगे। अफ्स्पा 1958 के प्रभावी होने के बाद से यह निरंतर विवादास्पद रहा है। मानवाधिकार समूह इस कानून को लोकतंत्र के विरुद्ध मानते हैं। क्या आप सहमत हैं कि नव भारत संकल्पना के दौर में इस कानून को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तर्क दीजिए। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि हमने कुछ पॉइंट्स को रेड मार्क किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपको इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करते हुए जो अपना आंसर है वो लिखना है कि ये जब से ये कानून आया है तब से लगातार विवादास्पद रहा है। हमने इस मामले में चर्चा की तो उसको देखते हुए आप अपने इस पॉइंट को लिखिए। इसके बाद जो मानवाधिकार समूह है वो इसे लोकतंत्र के विरुद्ध मानते हैं। हमने लोकतंत्र के मुद्दे पर भी चर्चा की, तो इस पॉइंट को इस तरीके से समझते हुए आप कीजिएगा। और फिर इसमें पूछा गया है कि क्या आप सहमत हैं कि नव भारत संकल्पना यानी कि न्यू इंडिया की जो संकल्पना है तो उसको देखते हुए क्या आज के इस दौर में अब इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो नए भारत की जो संकल्पना है उसके आधार पर देखते हुए आप इसकी समीक्षा कीजिए, इस पर तर्क दीजिए कि क्या इस कानून की ज़रूरत है और क्या इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग कीजिएगा। जैसे हमने देखा खबर छोटी सी थी, लेकिन जो आज की खबर थी, खबर छोटी सी थी लेकिन उसमें समझने वाले मुद्दे बहुत सारे थे। तो इसीलिए प्रश्न छोटा है लेकिन उसमें किन मुद्दों पर बात की जा सकती है, किस तरीके से आंसर राइटिंग की जा सकती है, कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे इसमें जिन पर आपको लिखना होगा, तो वो इसी तरीके से आप अपने आंसर को लिखिएगा।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।